नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर के किस मामले में राज्य सरकार आज फैसला करेगी और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को कड़ी फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही बताएंगे पड़ोसी देश नेपाल में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग जारी। 10 जुलाई को डाले गए थे वोट। विधायकों के इस्तीफे और निधन से खाली हुई थी सीटें। 46 साल बाद खोला जाएगा पूरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। आज फैसला करेगी राज्य सरकार। बीजेपी के चुनावी मुद्दे में शामिल था यह मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लगाई कड़ी फटकार। पूछा बिना सोचे समझे कैसे दी पेड़ काटने की परमिशन। क्या आप खुद को कोर्ट मानते हैं? देश भर में बारिश का कहर जारी। यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की हुई मौत। नेपाल संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी प्रचंड सरकार। अब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनाएंगे नई गवर्नमेंट। राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों ने समर्थन का किया दावा। अब बात करते हैं पहली खबर की। एमपी, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज काउंटिंग हो रही है। इन 13 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। इसमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें जरायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा के साथ साथ मानिकतला शामिल हैं। बता दें कि हिमाचल में दोहरा सीट के सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार फिर से खोला जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला आज राज्य सरकार करेगी। बता दें कि आखिरी बार मंदिर का खजाना 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। दरअसल लोकसभा और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मंदिर के रत्न भंडार को खोलने का वादा किया था। बीजेपी ने कहा था कि पार्टी की जीत होने पर 12वीं सदी के मंदिर के खजाने को खोला जाएगा ताकि उसका लेखा जोखा किया जा सके। वहीं चुनाव के बाद अपने वादे को पूरा करने के लिए 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने 14 जुलाई को रत्न भंडार खोलने की सिफारिश की थी, जिस पर राज्य सरकार आज फैसला कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से केस दाखिल करने के बावजूद उन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटने की परमिशन कैसे दे दी। जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ काटने के एलजी के एक्शन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से तीखे लहजे में पूछा है कि क्या वो खुद को अदालत मानते हैं। दरअसल यह मामला डीडीए द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों पेड़ काटे जाने से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर दिल्ली के सदर्न रीज इलाके में 1100 पेड़ काटे गए हैं। इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे किसी भी एक्शन से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में शुक्रवार रात मारपीट और फायरिंग की खबर सामने आई है। यहाँ बीती रात राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट और फायरिंग भी की गई है, जिसमें श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जख्मी हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शेखावत ने कहा है कि मकराना 4 लोगों के साथ चित्रकूट इलाके में स्थित मेरे कार्यालय में आए और फायरिंग कर दी। इस पर सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने उन्हें पकड़ा। उसके बाद मारपीट की। वहीं महिपाल सिंह मकराना की पत्नी वर्षा ने शिव सिंह और उनके साथियों पर फायर करने के आरोप लगाए हैं। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों पक्ष मारपीट करते दिख रहे हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष की ओर से देर रात कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। अगली खबर की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में हार के बाद बीजेपी के नेता ही पार्टी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके चलते 2027 का चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में केंद्र नेतृत्व को यूपी को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस थानों और तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अब देखने को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले सुब्रत पाठक ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी, बिहार समेत पूरे देश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कई दिनों से हो रही बारिश से कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। यह हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। वहीं बिहार में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के करीब 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में है।
शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। बलरामपुर के कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। अब उनकी खुद की पार्टी यूएमएल के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। बता दें कि 2008 में नेपाल की 239 साल पुरानी राजशाही के खात्मे के बाद से देश अहम राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा है। यहाँ पिछले 15 सालों में 14 सरकारें बनी हैं। वहीं केपी ओली के नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार 14वीं सरकार होगी। केपी शर्मा ओली 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब अगर नई सरकार का गठन होता है तो यह ओली का तीसरा कार्यकाल होगा। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।